नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। और इस बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हमारी आपकी सबके जीवन से, हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी की और सड़कों पर होते हादसे की और साथ साथ हिट एंड रन मामले की। हिट एंड रन यानी कि किसी ने आपको धक्का मारा और किसी की जान भी गई, लेकिन जो मारने वाला है वो भाग निकला और ज्यादातर मामलों में सजाओं में भी बहुत ज्यादा साल गुजर जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता। और इसके अलावा जो हमारी सड़कें हैं वो कितनी ज्यादा असुरक्षित हो रही हैं। दुर्घटना, सड़क दुर्घटना के मामले में भारत कुछ उन देशों में है जहां पर ऐसे मामले सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्या हम जो कानून तमाम बने हैं उसका पालन नहीं करते? क्या जो सड़कें हमारी हैं वो पैदल चलने वालों के लिए या छोटी गाड़ियों में या स्कूटर पर चलने वालों के लिए सुरक्षित नहीं है? अक्सर इन हिट एंड रन मामलों में हम देखते हैं कि बड़ी गाड़ियों से टक्कर मारी गई और उसके बाद जो भी आरोपी है वो पहले फरार हुआ और एक लंबा वक्त गुजरता है इंसाफ मिलने में। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि हाल ही में दो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें एक पुणे पोर्शे केस है और एक मुंबई का वर्ली मामला है, हिट एंड रन। और हमारे साथ इस पर जो तमाम मेहमान जुड़े हैं बात करने के लिए, उसमें खास करके मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सुरेश कोष्टा जी को, जो कि पुणे पोर्शे हादसे पीड़ित हैं, और जयवंत वाडकर हैं जो वर्ली हादसे के पीड़ित हैं। और इस दोनों मामले में इनके परिवार के लोग जो हैं वो इसमें आहत हुए हैं। सुरेश कोष्टा, जो पुणे पोर्शे हादसा हुआ, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगी कि इस मामले में आपको इंसाफ की उम्मीद कितनी है? क्या इंसाफ आपको अब तक मिला है और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अश्विनी जो थी, खाली मेरी ये बेटी अकेली नहीं थी, ये मेरी बहन भी थी, मेरी माँ भी थी, मेरी दोस्त भी थी। मेरे जीवन में मैंने कोई ख़ास दोस्त नहीं बनाए हैं, उंगलियों पर गिनने लायक होंगे, मगर मैं इससे जो है ना अपनी बेटी से हर बात शेयर किया करता था। कोई भी घर की समस्या हो या ऑफिस की समस्या हो या मतलब ऐसे जनरल कोई भी बातचीत हो, मैं वो मेरे से शेयर करती थी जनरली और मैं भी शेयर करता था। तो मेरे चार चार रिश्ते हुआ करते थे जी। वो चार चार रिश्ते इस लड़के की वजह से जो है ना मेरे रिश्ते जो है ना चकनाचूर हो गए। और उसकी इतनी आकांक्षाएँ थी, ये बचपन से ही मेधावी छात्रा थी। इसके कभी भी 95% से नीचे KG 1 से लेके या 12th तक 95% से नीचे इसके मार्क्स कभी नहीं आए। और मैंने इसको कभी पढ़ने के लिए बैठने के लिए नहीं बोला कि बेटा पढ़ने बैठो, ये अपने मन से ही सब कुछ किया करती थी। कॉलेज में भी इसके पुणे के बाडिया कॉलेज से इसने कंप्यूटर साइंस की से डिग्री प्राप्त की, जो कि 90% करीब आई। तो मतलब ऐसी मेरे को नहीं लगता कि इस टाइप की बेटियां लाखों में एक ही होती होंगी जो कि मेरे घर में आई। जी जी। और मेरे घर में आके उसने इतनी खुशियां फैलाई, मगर इस लड़के ने शराब पी के गाड़ी चला के मेरी पूरी खुशियों को रोंद डाला। ये मामला जो है इसमें अब जहाँ एक तक रहा लंबा सवाल न्याय का, वक्त निकला है, अभी तक यहाँ इंसाफ की जो उम्मीद आपको है, अक्सर ये लड़ाई बहुत लंबी हो जाती है। हाँ, सुरेश कोष्टा जी, उसी पर मैं आ रहा हूँ। तो उस लड़के ने जो ना, एक लड़का है, शराब पीता है, गाड़ी चलाता है, 200 की स्पीड से गाड़ी को दौड़ाता है जी। और बच्चे रात में खाना खाने ये शराब पीने के लिए निकल सकते हैं, मगर कोई आम आदमी घर से खाना खाने के लिए नहीं निकल सकता है। खाना खाने के लिए घर आ रही थी बच्ची लौट के, तो वहाँ पीछे से इसने टक्कर मार दी। मारने के बाद केस को रफा दफा करने की कोशिशें हुई, जो भी हुआ चलो ठीक है। उसके बाद ब्लड सैंपल बदलने की कोशिश हुई। रहा सवाल अब न्याय का, तो जो जुर्म करता है उसको 17 घंटे के अंदर जमानत मिल जाती है। न्यायालय जो है, न्यायालय और न्यायाधीश, ये छुट्टी के दिन शायद संडे था, उस दिन संडे को दिन न्यायालय खोल कर बैठ जाते हैं और उसको जमानत दे देते हैं। वो भी किस शर्त पर, आप लोगों को अच्छे से पता है जी। 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त पर।
बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं पूछना चाहता हूं कि ये किस कानून में लिखा हुआ है? जी किस कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस की डायरी नहीं आई, पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई और इनको जो है ना जमानत मिल जाती है 17 घंटे के अंदर, जी। और न्यायाधीश महोदय इतनी मेहरबानी दिखाते हैं किस, क्यों? मैं पूछता न्यायाधीश हूं क्यों? महोदय इतनी मेहरबानी क्यों दिखाते हैं? 17 घंटे के अंदर जमानत मिलती है और सजा के तौर पे कहा जाता है कि एक निबंध लिख दें। आपने जो बातें बताई इसमें कि ये भी कि ब्लड सैंपल बदला गया था, जो इसमें आरोपी है उसकी ब्लड सैंपल की जगह मां का ब्लड सैंपल वहां पर दे दिया गया था। इसमें कई तरह की गिरफ्तारियां हुई। सोनल आनंद जी, आप वकील हैं, इस मामले में जो उन्होंने सवाल उठाए हैं कि किस तरह से बहुत जल्दी काम करके अदालत ने इनको जमानत दे दी और कितने सारे इसमें लूप होल से बावजूद इसके कि कानून जो हैं वो अब और सख्त हुए हैं। इसमें पहले तो मैं कहना चाहूँगा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इनकी जो दर्द है हम सब उनके साथ हैं। ये जो प्रेजेंट मुद्दा जिससे हम डिस्कस कर रहे हैं, कानून के अंदर जो अपराधी था वो 18 साल से कम पाया गया। जी अब दिक्कत कहाँ आ जाती है? कानून का ये मुद्दा है कि 18 साल से कम जो बच्चा है वो जुवेनाइल माना जाएगा। एक जुवेनाइल के लिए कानून अलग है और एक एडल्ट 18 साल के ऊपर के बच्चे के लिए या आदमी के लिए कानून अलग है। एक और मुद्दा आ जाता है, जो एक सेक्शन है 304A जो पहले होता था, जिसे कहते थे डेथ बाय नेग्लिजेंस, वो ऑफेंस भी एज सच बेलेबल था। अब आपने एक बहुत अच्छा इशू रेज किया नगमा जी अबाउट दी चेंजेस इन द लॉ। अब जो नया कानून आया है BNS, उसके बारे में काफ़ी विस्तार में बात करना चाहूँगा। उसमें काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट कही गई हैं। तो किसी तरह से मैं ये नहीं कह सकता कि इनका दर्द हम कम कर पाएंगे, पर अब जो नया कानून लागू किया जा रहा है उसमें जो उन्होंने लूप होल कहे कि ब्लड सैंपल बदला गया, इन्वेस्टिगेशन में देरी होती है, उन सब लूप होल्स को कवर किया गया है काफ़ी अच्छे ढंग से। तो क्या हम ये आश्वस्त कर सकते हैं पीड़ितों को, या अब किसको पता कि आगे कौन पीड़ित हो रहा है, कि इस तरह की चीजें नहीं हो पाएगी, ब्लड सैंपल नहीं बदला जाएगा? इस नए कानून में से क्या प्रावधान है? दूसरे की जो जुवेनाइल का मामला था, जिसको निबंध लिखकर और सजा यही दी गई कि आप निबंध लिखें इसके ऊपर, वो जुवेनाइल था तो वो इतनी तेज वो गाड़ी चला रहा था, पहले तो वो बार में पब में जाकर वो शराब पी रहा था, वो जगह जहां पर उसको शराब सर्व की गई वो नशे में पाया गया। आम लोग जो है वो गाड़ी स्पीड के ऊपर, अगर स्पीड लिमिट के ऊपर चलाते हैं तो हम जानते हैं कि फाइन्स एक के बाद एक फाइन आती है तमाम लोगों को। किसी चीज़ का डर नहीं, या ये भी दिखता है कि आप बेडर निडर होकर सारे कानून तोड़ते हैं, या तो कई कानून टूटे एक साथ। ये तमाम चीज़ें जो हैं इस नए कानून में नहीं होंगी। ऐसा कोई क्या इतना मजबूत इसमें प्रावधान है जिससे कि लोग ऐसा करने के पहले डरेंगे? देखिए, एक तो बहुत बड़ा चीज जो किया गया है वो सजा बढ़ा दी गई है। 2 साल से 10 साल। 304A में सजा पहले होती थी 2 साल तक की, वो नए कानून में सेक्शन जो 1061 बन गया है उसमें सजा 5 साल की हो गई है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो ऐड किया गया है वो है 106(2) जी। उसके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोविजन लाया गया है हिट एंड रन के लिए ही। अब ये कानून ये कहता है कि अगर किसी की गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होता है, उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या मजिस्ट्रेट के पास जाके अपना बयान दे और बताए जो क्राइम हुआ है। और इस केस में सजा 10 साल की है, और 10 साल की सजा मेरे हिसाब में मानने में एक काफ़ी डेटरेंट माना जाएगा और ये बेलेबल भी नहीं रहेगा। लेकिन तब क्या करें जब लोग फरार हो जाते हैं, फिर महीनों गुजर जाते हैं उनको ढूंढने में? जैसे हमारे साथ जयंत वाडकर साहब भी हैं, वर्ली में जो हादसा हुआ है उनमें कावेरी जो है वो मारी गई थी इस केस में, उनके वो अंकल हैं। जयंत वाडकर साहब, ये तमाम डेटरेंट आपको लगता है जो नई सजा के प्रावधान हैं वो काफ़ी होंगे? क्योंकि हिट एंड रन मामले जो हैं जिसमें धक्का मारा गया, जानलेवा एक्सीडेंट होता है और लोग फरार हो जाते हैं, फिर उसको ढूंढने में इतना वक्त लगता है, इस तरह से जानें चली जाती हैं। जयंत वाडकर साहब, देखो मैम, हमारे केस में ऐसा हुआ है, इट इज अ मर्डर, इट इज नॉट हिट एंड रन। जी हिट एंड रन करके आदमी बीच में आता है, ठोक देते हैं, निकल जाते हैं, दैट इज अ हिट एंड रन, दैट इज करेक्ट, बट दिस इज नॉट ए हिट एंड रन। उसने ठोकने के बाद सामने 2 आदमी गिरते हैं बोनट पे, एक आदमी मेरे जो उसके हस्बैंड है वो निकल के बाहर आते हैं, जी और वो मेरी जो भतीजी थी वो वहीं पे थी,
और उसको खदड़ खदड़ के 3 किलोमीटर लेके गया वो। घसीट के और लेकर उसके बाद उधर उन्होंने गाड़ी रुकाई, उसको बाहर निकाला, फिर गाड़ी चल नहीं रही थी, तो वहां पे सीट चेंज हो गई। ड्राइवर के सीट पे ड्राइवर आ गया और वो लड़का ड्राइवर के सीट पे आया, और फिर गाड़ी लेके गए। फिर ये पूरा अपने पास सीसीटीवी फुटेज है, हमको हमको अब तक दिखाया नहीं है, लेकिन पुलिस बताती है कि इट्स हैपन लाइक दैट। तो ये तो पूरा मर्डर ही केस है। जो आदमी हमारे हमारे सामने चूहा आता है, बिल्ली आती है, हम लोग रुक जाते हैं जी। गाड़ी चलाते हुए। तो ये तो आदमी थे। तो ये तो पूरी क्रूरता है इसमें। और मेरा कहने का और मुझे एक बात बतानी है, वी शुड चेंज द मोटर व्हीकल एक्ट जो है, उसको चेंज करना ही पड़ेगा। वो अगर चेंज नहीं करेंगे ना तो नहीं होगा। जो ड्रंक एंड ड्राइवर में पकड़ते हैं उनको कम से कम 1 साल की सजा या अभी शुरू करनी चाहिए। मोटर व्हीकल्स एक्ट में आप कह रहे हैं कि बदलाव की भी ज़रूरत है, और ये जो हिट एंड रन का मामला है, हिट एंड रन नहीं, ये तो सीधे सीधे मर्डर था। टक्कर मारने के बाद इस तरह घसीट कर वो लेते चले गए। आपने एक बात कही, बहुत अफसोसनाक है कि सड़क पे कोई जानवर छोटा भी आ जाता है तो इंसानियत के तौर पे लोग रुकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने एक महिला को ऐसे टक्कर मारी और उसके बाद घसीटते लेकर चले गए। ये क्या दिखाता है? अनुराग कुलश्रेष्ठ, आप इस पर जोड़ना चाहेंगे कि ये जो एक तरह से दिखाते हैं कि लोग बिल्कुल बेखौफ हैं, धक्का मारें आप, फिर घसीट कर लेते चले जाएं, आपको ये बहुत कॉन्फिडेंस रहता होगा कि बच जाएंगे, और ये जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से आता है? पैसों के बल पे। अक्सर इसमें ये भी डिवाइड देखा गया है अमीर और गरीब का। अक्सर जो मारे जाते हैं वो उन लोगों के मुकाबले गरीब हैं जिन्होंने धक्का मारा, चाहे वो पोर्शे गाड़ी हो, चाहे वो BMW गाड़ी हो। और भी एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन इस तरह के जो हिट एंड रन मामले हैं, ये सवाल उठता है कि क्यों गरीब ही पिस रहे हैं और ये अमीर, और ये बच जाते हैं लोग अक्सर। नगमा जी, आज से 5-6 साल पहले मीडिया पर बहुत सारी न्यूज़ चलती थी कि एग्रेसिवनेस लोगों में क्यों बढ़ता जा रहा है। अब वो न्यूज़ बंद हो गई है वो आना, बट एक जो हम लोग दोनों मामलों में भी एग्रेसिवनेस ही दिखाई दी है। यस, तो वही एग्रेसिवनेस जो एक है, जो रोड यूज़र साइकोलॉजी जो है, हमारे यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों किलोमीटर सड़क बनती जा रही हैं। जो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो वहाँ पर, मैडम जी का आगे आएगा व्यूज़ के ऊपर, साथ में लॉ इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर वो लूज़ है। मैं फ्रैंकली बोलना चाहूँगा कि हमारे देश में 80 से 90% जगहों पर लॉ इन्फोर्समेंट है ही नहीं। तो आप जहाँ पर 20%, अगर आप दिल्ली बात कर रहे हैं, बॉम्बे बात कर रहे हैं, पुणे बात कर रहे हैं, जो मेट्रो सिटीज़ स्पेशली हैं, या Tier 1 Tier 2 सिटीज़ है मैक्सिमम, जी, वहाँ की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये केस हमारे सामने आ जाते हैं। बट जनरली मैं अगर फिगर्स परसेंटेज लेवल पर बोलना चाहूँगा तो 99% केस अनएड्रेस्ड रहते हैं। केसेस बन जाते हैं, FIRs हो जाती हैं, लेकिन वो अनएड्रेस्ड रहते हैं। तो जब सीवियरिटी है कि हमारे यहाँ लॉ जो प्रोबेबिलिटी है लॉ की, या प्रोबेबिलिटी ऑफ कैचिंग दिस एनी पर्सन ऑफ ड्राइवर और एनीवन, जब वही वहाँ पर इतनी मिनिमम है तो वहाँ पर हम लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं? तो दूसरा जो आपने स्टार्टिंग में स्पीडिंग की बात की थी, स्पीडिंग हमारे यहाँ पर और ड्रिंक एंड ड्राइविंग दोनों हमारे पास बहुत से माध्यमों के थ्रू इतनी अच्छी तरह से प्रोवोक किए जाते हैं ये दोनों चीज़ें, या फिर उसको ग्लैमराइज किया जाता है। आप डिफरेंट चैनल्स पर देखेंगे तो आप एक तरफ प्रोवोकेशन रोकते नहीं हैं, लॉ इम्प्लीमेंटेशन आपका 80% वर्स्ट सिचुएशन में है। आपने एक बात की रोड सेफ्टी की, प्रोफेसर गीतम तिवारी, ये जहाँ तक स्पीडिंग की बात है या लॉज की बात है, तो उसमें कमी कहाँ पर है? ये तमाम हम शहरों में, हम जो आम लोग गाड़ी चलाते हैं, वो आप अगर स्पीड करें तो आपके पास चालान आता है, फिर हम चालान पे करते हैं। अगर आप लाल बत्ती क्रॉस करें तो ये तमाम कानून हैं, और चाहे वो सीट बेल्ट हो, चाहे वो स्पीडिंग हो, तो ये लागू किन लोगों पर नहीं हो रहा है जो इतने धड़ल्ले से इन कानूनों को तोड़ते हैं? देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना चाहते हैं। मतलब जो हो गए, लॉ होगा, उसके बाद कॉम्पनसेशन, वो सब एक दूसरा पहलू है। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है कि प्रिवेंट कैसे करें। होने नहीं चाहिए एक्सीडेंट जी, और ऐसा हो नहीं सकता है कि बिल्कुल ज़ीरो एक्सीडेंट हो जाएं, लेकिन हम एक्सीडेंट की सीवियरिटी कम कर सकते हैं जिसमें कि सीरियस इंजरी और डेथ ना हो। तो ये कैसे होता है? स्पीड कंट्रोल से। जी,
क्योंकि सिवियरिटी स्पीड लिमिट ऑलरेडी है शहरों में। स्पीड लिमिट है। अब स्पीड लिमिट के बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि हमारा ड्राइविंग बिहेवियर जो है वो जैसे हमने रोड डिज़ाइन करी है उसकी वजह से होता है। अगर आप लिख दीजिए स्पीड लिमिट है यहाँ 30 किलोमीटर्स, क्योंकि 30 से ऊपर जो है पेडेस्ट्रियन उसके बाद उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और उसके बाद आप रोड बना दीजिए बिल्कुल स्ट्रेट रोड, बढ़िया सरफेस, चौड़ी लेन्स, कोई 30 पे नहीं चलाएगा। तो जो स्पीड लिमिट है उसके हिसाब से आपको रोड की डिज़ाइन चेंज करनी है। अगर आपको शहरों में जी जहाँ पर कि लोग पैदल चलते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, लोग रोड क्रॉस करेंगे, तो शहरों में अभी भी हमारी स्पीड लिमिट है आर्टीरियल रोड्स पे 50 किलोमीटर्स, 50 से ज़्यादा आप नहीं चला सकते हैं। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि लोग 50 से ज़्यादा चलाते हैं। तो सबसे पहले हमें वहाँ ध्यान देना है, हमें क्या चीज़ वहाँ पे चेंज करनी है। आपको स्पीड कमिंग करनी है, टेक्सचर चेंज करना है, बार मार्कर्स करने, पहलू तो वो है। उसके बाद जो दूसरी बात अभी हमने सुनी कि एनफोर्समेंट उसके बाद बहुत ज़रूरी है। और अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। अभी हमने सुना कि जैसे सीसीटीवी फुटेज पे सारा उनके पास था, तो टेक्नोलॉजी ये भी है कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तुरंत आपको कंट्रोल रूम में पता चल जाएगा। तो उस पर आप इमीडिएट एक्शन क्या ले सकते हैं। कि जब सड़कें बनती हैं हमारे शहरों में, तो जो सड़कें बना रहे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि हम शहरों में सड़क कैसे बनाएं, उसकी डिज़ाइनिंग क्या करें, स्कूल्स के पास सड़कें कैसी हों, हॉस्पिटल के पास कैसी हों। तो ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डिज़ाइन हो रहा है, एक तो फॉल्ट वहाँ पे है, ये प्रिवेंशन का पहलू हो गया। दूसरा लॉ और उसके इम्प्लीमेंटेशन का, कि कानून है पर सज़ा कहाँ मिल रही है, सज़ा का डर क्यों नहीं है, क्या सज़ाएं कम मिलती हैं इसलिए डर नहीं है। यहाँ पे इतने सारे जो मेरे आसपास में लोग बैठे हैं, ये तमाम लोग किसी न किसी तरह से पीड़ित हैं इस सड़क हादसे के। डोरिस हैं जो लगातार इसको लेकर लड़ाई भी लड़ती रही हैं, ये एक एक्टिविज्म में जुड़ी रही, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ खोया है और यहाँ आसपास जितने लोग हैं इससे जूझ रहे हैं। आप बताएंगे अपना केस, आपके साथ भी इस तरह का हादसा हुआ? जी, मैं आरपी मौर्य दिल्ली से हूँ और माता जी हैं, बेटा है, भाई है हमारा अमन मौर्य। और अमन मौर्य को आज 2 महीने पहले की घटना है सर। बच्चा स्कूल जा रहा था अपने दोस्तों के साथ, पीछे से एक बाइक वाला जो कि नाबालिग लड़का होता है और उसको कुचल देता है। पहले तो हल्की चोट मारता है, इरिटेट करता है, चढ़ाता है, उसके बाद आगे जाता है, फिर पीछे आता है, उसके बाद फिर वो तीनों दोस्त आपस में एक दूसरे को बचाने में लग जाते हैं और उसको रोड पे ही 2-3 बार आगे पीछे करके कुचल दिया जाता है। प्रशासन में क्या होता है सर, FIR होती है, पुलिस वाले आते हैं, 304 में धारा दर्ज कर दी गई, 279 में दर्ज की गई, उसके बाद मामला सब रफा दफा। मीन्स पैसे लेकर के पुलिस वाले उस केस को एकदम बाइंड अप कर दिए हैं। कोर्ट में क्या जाएगा? कहाँ तक है केट आपका? कुछ नहीं, अभी विवेचना कुछ भी नहीं हुई है। वो बच्चा भी घर पर है, आराम से रह रहा है। जिसने किया ये? हाँ, जिसने किया घर पे रह रहा है और वो अभी विवेचना में आया। विवेचना में मतलब नॉर्मली फिर वही पैसे लेकर के सारा काम जो है बनाने का मतलब प्रोसीजर मेंटेन हो जाएगा वहाँ पर। जी जी जी। तो आप लोगों ने इसके लिए क्या कोशिश की है? ये मामला नहीं, हम लोग पुलिस के मतलब थाने तक सीमित हैं और आम नागरिक आप समझते हैं कि एक जो थाना अध्यक्ष होता है उससे बात नहीं कर पाता है। बिल्कुल। और जब सामने वाला ये देखता है कि अगला किसी लेवल पे है, आप जैसे प्रोफेसर या इंजीनियर, डॉक्टर तो लोग, जिसने एक्सीडेंट किया, जो आरोपी है, वो क्या काम करते हैं, किस लेवल पे है, वो कितना बड़ा लड़का है जिसने? लड़का अभी नाबालिग है और वो गाड़ी चला रहा था। ये भी वहाँ पर भी वही है हर जगह। रोड की जो बात अभी हो रही थी वो नॉर्मल रोड है, मतलब एक स्कूल जाने का पगडंडी टाइप का रोड है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे स्पीड में जानबूझकर मर्डर किया गया। अच्छा, तो ये हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट भी नहीं है? नहीं, मर्डर है, सीधा ये मर्डर है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, पुलिस वाले उसको एक्सीडेंट दिखा करके मैटर को जो है वो क्लोज अप करना चाह रहे हैं। क्योंकि सोनल जी, अगर एक्सीडेंट दिखा देते हैं तो फिर क्या इसमें सजा कम हो जाने की एक बात आती है, इसलिए ये कर रहे होंगे? देखिए, एक जो फर्क मर्डर और एक्सीडेंट में आ जाता है वो आ जाता है, एक्सीडेंट है जो एक घटना घट जाती है जो आप ना चाहते थे और आपको नॉलेज भी नहीं थी, इंटेंशन भी नहीं थी। जहाँ मर्डर आ जाता है, जहाँ के आपका नॉलेज भी थी, इंटेंशन भी थी। अब जो आपने एक मुद्दा रेज किया नाबालिग बच्चे का, अगर हम पिछला कुछ समय देखें जो एक्सीडेंट हुए हैं, 2 खास मुद्दे रहे हैं, नाबालिग बच्चों की गाड़ी चलाना और ड्रंकन ड्राइविंग। इन दोनों में अगर हम देखें, काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी है एंड काफ़ी हद तक उनको प्रोसिक्यूट साथ किया जाना चाहिए इन अबेटमेंट। बिकॉज अगर एक नाबालिग बच्चा गाड़ी चला रहा है
तो एक माँ बाप का कर्तव्य है और फर्ज भी है कि वो इंश्योर करें कि उनकी गाड़ी बच्चा लेके ना जाए। और काफी हद तक देखा जाता है माँ बाप खुद ही बच्चों को गाड़ी दे देते हैं उनको लाड प्यार करने के लिए, जिसके लिए भी। तो इसके लिए दी इवन इफ द चाइल्ड कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, क्योंकि बच्चा जो है वो तो 18 साल से कम है, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी शायद दोषी बनाया जाए। और उसमें जो मौर्या जी आपने कही बात कि हम हेल्पलेस हैं, देखिए अगर आपकी पुलिस सहायता नहीं कर रही है, आप कोर्ट आइए, जहाँ पे चालान फाइल हुआ है या चार्जशीट फाइल हुई है, वहाँ पे आप प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल कर सकते हैं कि सेक्शन जो लगाए गए हैं ठीक नहीं है। तो आपके पास सारे राइट हैं, कानून आपके लिए है। बट हाँ, शायद आम आदमी को कानून पूरा पता नहीं है। पुलिस काफ़ी हद तक कोशिश करेगी बिल्कुल कानून के अंदर लो चलने का, बट अगर आप चाहें अपना मुद्दा बढ़ाना, आप कोर्ट आएँ और अपना पक्ष कोर्ट के आगे बिल्कुल रख सकते हैं। मनोज जी, आपके साथ आप भी सड़क दुर्घटना पीड़ित हैं, जो आपने ये टी शर्ट भी पहनी है, आप इससे जुड़े हुए लगातार काम करते रहे। ये टी शर्ट पे क्या आपके लिखा है? हम ये कह रहे हैं कि जो सड़क गलत बनती है, जिस सड़क पे गड्ढे होते हैं, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, किसी अधिकारी ने बनाई है। अगर सड़क पे गड्ढा है, मतलब किसी ने गलती करी है अपने काम में और उसकी वजह से किसी की जान जाती है। आज अगर मैं इस रूम में अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर और एक गन से गोली चलाना चालू कर दूं, मुझे नहीं पता कौन मरेगा उससे। तो क्या मेरा इंटेंशन है आपको मारने का? नहीं है। मैं तो गोली चला रहा हूँ अपने मजे के लिए। आपने एक रोड बनाई, आपका इंटेंशन मुझे मारने का नहीं है, लेकिन आपके गड्ढे से लोग मरते हैं, तो ये अनइंटेंशनल मर्डर तो कहलाना चाहिए ना? क्यों नहीं कहते हुआ आप क्या इसे? था आपके मामले में? हम 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 10 फरवरी 2014 को रात को मैं अपनी वाइफ के साथ 3 साल के बच्चे पवित्र के साथ हम नेशनल हाईवे से लौट रहे थे, 2 व्हीलर पे थे हम। हमने हेलमेट लगाया हुआ है, हम रोड के लेफ्ट साइड चल रहे हैं, सब कुछ ठीक था। अचानक से मुझे लगता है कि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और हम गड्ढे की वजह से गिर गए। रात का अंधेरा था, लाइट नहीं थी। पीछे से एक व्हीकल आता है, मेरी वाइफ के पैर कुचल के चला जाता है और बच्चे को जब हम उठाते हैं तो वो अनकॉन्शियस था, उसके चेहरे पे ब्लड था। पता चलता है उसको हॉस्पिटल ले जाने के बाद कि वो इस दुनिया में नहीं है। मतलब विद इन 4 to 5 सेकेंड्स मुझे ये पता चला कि किसी नकारा अधिकारी ने सड़क पे गड्ढे छोड़ दिए, जिसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे से काम नहीं किया, क्योंकि आपने वो अनइंटेंशनल मर्डर प्लान किया हुआ था मेरे लिए या किसी और के लिए। आपने मेरे बच्चे को मैंने मारने के लिए प्लान नहीं किया था। तब से मैं अपनी फ़ाइट को लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया, जो भी रूल बन सकते थे, NHAI को लिखना, NHRC को लिखना, वुमेन राइट कमीशन को लिखना, चाइल्ड राइट कमीशन को लिखना, प्राइम मिनिस्टर को लिखना, मतलब जो भी CM को लिखना, मतलब जो मैं कर सकता था। जो सर कह रहे हैं कि आप ये करिए, आप वो करिए, मैं आपकी रिस्पेक्ट करते हुए कह रहा हूँ सर, सब कुछ करने के बाद भी इस देश में इंसाफ की कोई गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है। हम 10 साल से करने के बाद भी आपको कुछ इंसाफ कहीं नहीं हमें मिला। पहले पुलिस ने इस पूरे केस को हिट एंड रन में तब्दील कर दिया। जब हमने कहा कि ये केस हिट एंड रन का नहीं है, ये सड़क के गड्ढे से मौत का केस है, हमें हाई कोर्ट तक जाना पड़ा ये बात कहने और समझाने के लिए। हाई कोर्ट ने, धन्यवाद कहूँगा मैं हाई कोर्ट का, कि आज कुछ हद तक हमारे पास एक उम्मीद जिंदा है कि कुछ लोग हमारी बात समझ सकते हैं। उन्होंने इस केस को रीइन्वेस्टिगेट करने के लिए वापस रीओपन करवाया। SIT फॉर्म हुई, SIT ने पाया कि हाँ 2 कॉन्ट्रैक्टर कंपनी जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ आज केस चल रहा है, लेकिन 10 साल में भी ट्रायल चालू नहीं हो पाया है। आज भी हम भटक रहे हैं। जस्टिस फॉर पवित्रा करके आपने एक लड़ाई अपनी शुरू की, लेकिन ऐसे नागरिक भी बहुत कम है इतने जागरूक कि ये हादसा हुआ और उसके बाद में इतने दिनों तक आपने लड़ाई जारी रखी है। तो आपके हिम्मत की भी दाद है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ये हो गया, अब कुछ कर नहीं सकते, नियति थी, और ये मान के छोड़ देते हैं। डोरिस ने भी ये लंबी लड़ाई लड़ी है आपके साथ। जो हादसा हुआ है, एक तो वो भी बताएं है क्या हुआ है, और उसके बाद आपने इस मिशन बनाया इसको आगे लेकर चलने के लिए। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इस काबिल समझा कि हमारी जो दिली जो चोटें हैं उसको जनता के सामने लाने के लिए, उजागर करने के लिए हमें यहाँ पर सबको एकत्र किया है। मैं 2007 से वैसे रोड सेफ्टी का काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 एक्सीडेंट पहले भी देखे थे, पर वो था कि वो मेरे दिल पे नहीं लगे थे, तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत कम रोल लिया था। मगर 2009 के अंदर मेरे खुद को ही ये जख्म मिल गया, और वो इतनी लापरवाही से गाड़ी लेके आ रहे थे, जबकि रोड बिल्कुल सिंगल रोड था। उस टाइम पर कोई भी गाड़ी नहीं थी, ओनली मेरा एक ऑटो था, उसमें मेरी बेटी थी, मेरे हस्बैंड थे और मैं थी। मैं अपनी बीमार बेटी को हॉस्पिटल से लेके घर की तरफ रवाना हुई थी, क्योंकि उसको रेफ़र किया गया था, ज़िंदगी और मौत के मुंह में झूल रही थी। उसको दूसरी जगह रेफ़र किया गया था, तो मैंने कहा कपड़े लेके अपने चले आएंगे, पर
पूरे रास्ते कुछ नहीं हुआ। जिस वक्त NH-24 के ऊपर मेरा घर नज़दीक आया, जैसे ही मैंने अपने घर की तरफ टर्न लिया, एक वैगन आर गाजियाबाद की तरफ से बहुत स्पीड में आ रही थी, तो मैं समझ गई थी कि अब हम यहाँ बचेंगे नहीं। और आप ऑटो में थी? और ऑटो में थे हम। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला और ऑटो ड्राइवर से बोला, मत करो इसे आगे, क्योंकि हमको लग रहा है ये हमको मार देगा। तो उसने कहा मैडम निकल जाएंगे, पर बदकिस्मती थी कि नहीं निकल पाए, और उसने जो था हमारा ऑटो एकदम टक्कर मारी। और वो ऐसे स्टंट थे जैसे पिक्चरों में देखे जाते थे, वो स्टंट मैंने ज़िंदगी में अपने आप को देखा है। मेरी बेटी निकल के गड्ढे में गिरी, मेरे हस्बैंड गिरे, मैं गिरी। हम तीनों की बचने की उम्मीद नहीं थी, मगर बदकिस्मती थी उस टाइम पे हमारी कि हम दोनों बच गए थे जी। और मेरी बेटी उस हादसे में चली गई। आपने भी लेकिन बहुत उसके बाद हिम्मत जुटाई है। आपने अपनी बेटी खोई, लेकिन आप लगातार उसके बाद रोड सेफ्टी के लिए काम कर रही हैं। रोड सेफ्टी के लिए इसलिए उतरी क्योंकि वहाँ उस कट के ऊपर, क्योंकि खोड़ा कट एक ऐसा कट है, उसमें बहुत कम से कम नहीं तो 15 लाख की आबादी। अब तो खैर उस पर NH-9 बन गया है, बहुत अच्छा बना है। नितिन गडकरी जी के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, मगर अभी भी इसका नाम क्या, उस वहाँ पर खतरनाक स्टंट होते हैं। नाबालिग बच्चे बाइकें लेके तो वहाँ पे वो क्या प्रॉब्लम क्या है सड़क में? प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर जो कट दिए गए ना कॉलोनी के, जी, उसमें क्या है कि एक अंडरपास नहीं बनाया है, कि अगर अंडरपास बनाते तो पब्लिक जो थी, जो उस पार जाने वाली थी, वो आराम से चली जाती, या फुटवेयर बनाते तो चली जाती। मगर वहाँ पर इतनी बड़ी कॉलोनी के अंदर आज बड़े दुख की बात है कि पब्लिक की आज भी उसी तरह से जान जा रही है जैसे रोड एक्सीडेंट में मेरे बच्चे की गई थी। आप क्या फ़ायदा है, कानून बनाते हैं और उस कानून की धज्जियाँ उड़ती हैं। मत बनाइए ऐसे कानून जिनकी आप रक्षा नहीं कर सकते हैं, कोई पालन नहीं कर सकते हैं, लोगों की जान नहीं बचा सकते हैं। हर माँ की कोख सूनी है, हर भाई की कलाई सूनी है, हर बाप आज रो रहा है, हर माँ एक रो रही है। बड़े अफसोस की बात है। मैं तो खैर निकल गई उस पीड़ा को लेके रोड के ऊपर कि मैं आज भी रोड सेफ्टी का काम कर रही हूँ, और जब तक मेरे में जान है मैं तब तक करूँगी। मगर अफसोस है कि मैम हर कोई नहीं जाएगा उस जगह पे, हर डोरिस नहीं बनेगी। हर माँ रो के अपने आंसुओं को आंचल में पहुँचेगी। यही थोड़े दिन रहेगा कि हाँ मेरा बेटा चला गया, मेरी बेटी चली गई, मेरा भाई चला गया। यही दर्द इस जगह रोड में मिलता रहेगा। आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की और बहुत आपने सही कहा कि हर माँ के पास ये हिम्मत नहीं होगी और हर माँ डोरिस नहीं बन सकती है और हर पिता भी इनके जैसा नहीं बन सकता कि जो उस लड़ाई को आगे बढ़ाए। पर जो आम लोग हैं वो हताश है। इन्होंने जो सवाल उठाया सोनल जी के, कानून ऐसे क्यों बने जिसको कि आप लागू ही न करें। कहने को तमाम कानून हैं, लेकिन ये कानून कितनी मदद कर पा रहे हैं आम लोगों की। और रोड सेफ्टी की जो बहुत बड़ा ये इशू है, अगर देखा जाए तो अभी इंडिया रोड सेफ्टी के मामले में इसकी क्या पोजीशन है? कुछ जो चुनिंदा ऊपर के टॉप के कंट्रीज हैं उनमें आई थिंक रोड हादसे सबसे ज़्यादा होने वालों में एब्सोल्यूट नंबर्स में सबसे ज़्यादा हैं। 1 लाख नंबर सबसे ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि 1,68,000 जो पिछले साल आंकड़े निकले हैं उससे है जी। तो एंड सबसे मतलब चिंताजनक बात यह है कि कई सारी कंट्रीज़ में ये कम हुए हैं पिछले 10 सालों में, और यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी कम हुए हैं, लेकिन अभी हमारी हम इस देश में बढ़ते जा रहे हैं। आप डिफरेंस क्या देखती हैं? यूरोपियन कंट्रीज में ये कम है, हिंदुस्तान में अगर एब्सोल्यूट नंबर ज्यादा है तो ये भी आबादी बहुत ज्यादा घनी आबादी है कई जगहों पे। आबादी दूसरी तरह से भी हम उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करके भी देख सकते हैं कि पर 100,000 कितनी डेथ्स हो रही हैं जी। तो उसमें क्योंकि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है तो हमारा नंबर करीब आता है 12 पर 100,000। 1 लाख पे 12 लोगों की डेथ होती है, जो कि मिडिल में है। जो बहुत अच्छी कंट्रीज है वहाँ पे 2-3 लोगों की डेथ होती है 100,000 में। और जो बहुत हमसे भी जो मतलब खराब परफॉर्मेंस वाली कंट्रीज है उसमें थोड़ा ज़्यादा। इसकी एक बड़ी वजह क्या देखती हैं? कानून यहाँ भी है, कानून वहाँ भी है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अवेयरनेस है लोगों में अभी भी। यहाँ पे भी लोग जान रहे हैं कि कानून क्या है, आप स्पीड लिमिट क्या है, कैसे गाड़ी चला सकते हैं, पर वो एक नशा भी दिखता है बहुत, स्पीड और अग्रेशन। मतलब देखिए ये सब जो रोड सेफ्टी है ना, ये पिछले 50 सालों में इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है और अभी भी कई चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती हैं। लेकिन जिन देशों में सफलता मिली है, जिन्होंने नंबर्स अपने कम कर लिए हैं, जो कि मोस्टली सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में भी काफ़ी कम हुए हैं, कनाडा में कम हुए, क्या वहाँ पे डिफरेंस हुआ है? एक तो सबसे पहले करीब ऑलमोस्ट
40 साल 50 साल पहले इन कंट्रीज़ में पूरा एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया गया। जैसे यूएस में हुआ नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि 600 प्रोफेशनल्स काम करते हैं, साइंटिस्ट जी जो हर क्रैश को या पूरे पैटर्न्स को साइंटिफिक तौर पे समझने की कोशिश करते हैं और उसके बेसिस पे रोड डिज़ाइन चेंज की जाती है, उसके बेसिस पे व्हीकल डिज़ाइन चेंज हुई। तो जैसे अभी हम देखते हैं जो नई कार्स में आपके एयर बैग्स हैं, सीट बेल्ट्स हैं, स्क्रीन को कैसे डिज़ाइन किया, ये सब उस रिसर्च का आउटकम है। एक तो ये पहलू है। जी। दूसरा, यहाँ पर अब पिछले 10 सालों में और डेथ्स कम हुई हैं, क्योंकि उसमें देखा गया कि जो पैदल चलने वाले हैं उनकी डेथ्स कम नहीं हो रही हैं सिटीज़ में। जी तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ उन्होंने ध्यान में दिया कि स्पीड कंट्रोल कैसे करें शहरों में। और अब पूरे सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में एक ये पूरा वहाँ पे चला है, 30 किलोमीटर से ज़्यादा आप नहीं चला सकते हैं शहरों में। भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं चला सकते नहीं नहीं, कहीं भी अगर तो सिटी वो लिमिट है लिमिट को एक्सीड करते हैं तो क्या होता है? कैमरे लगे तो हैं, कैमरा foreign लगा action होता है। रोड डिज़ाइन पहले तो चेंज की गई है जी। रोड डिज़ाइन, बहुत सारी चीज़ें हम रोड डिज़ाइन से कंट्रोल करते हैं। उसके बाद एनफोर्समेंट के लिए कैमरा, पुलिस प्रेजेंस, ये दूसरा इक्वली इम्पोर्टेंट। लेकिन जैसे कि पुणे के मामले में गाड़ी जो थी वो महंगी गाड़ी थी, मुंबई नहीं, के पर मामले मैं- में गाड़ी जो थी वो सेफ महंगी गाड़ी थी। लेकिन- दोनों में जो एक्सीडेंट करते हैं उनकी प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग सड़कों पे थे, जो छोटी गाड़ियों पे या स्कूटर में थे, उनकी प्रॉब्लम यहाँ पर, वो मारे जाते हैं। देखिए, हाँ, तो इसमें 2-3 चीज़ें मुझे स्ट्राइक करती हैं क्या, जो और बाहर के देशों में अलग है। एक तो अल्कोहल हर जगह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब यूएस और यूरोप में क्या लॉ है, जो अल्कोहल सर्व करता है उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। जी, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे नहीं है वो लॉ। दूसरा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि ये जैसे बच्चे सब टीनेजर्स एक साथ गए और सब अल्कोहल लेके और फिर एक दूसरे को शो ऑफ करते हैं। तो उसमें अब ये होता है कि आप एक पर्सन को बोलिए डेजिग्नेटेड ड्राइवर, जी, उस पर्सन को नहीं पीना है जो गाड़ी क्योंकि चलाएगा। रिस्पॉन्ड, और उसको जो सर्व करेगा उसके ऊपर फिर एक्शन ये लिया बहुत जाएगा। महत्वपूर्ण बात है कि जो सर्व करेगा अगर उसके ऊपर एक्शन होता तो शायद पुणे के मामले ये में जो मतलब बाहर के एक्सीडेंट हुआ कंट्रीज में वो ये नहीं लॉ होता। है, ये लॉ है। पेडेस्ट्रियंस का एक रिस्पेक्ट, जो पैदल चलते हैं सड़कों पर, उनके लिए जगह, सड़कें वैसी डिजाइन होती हैं कि वो उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये नहीं कि जो गाड़ी चला रहा है वही अहम है बिल्कुल। और जो पैदल चलने वाले हैं वो अहम नहीं है। हमारे यहाँ भारत में अभी भी पैदल चलने के लिए सड़कें नहीं बन रही हैं। आपको क्या लगता है? ये डिजाइन का बहुत बड़ा फॉल्ट है। अब फुटपाथ बनते हैं पर फुटपाथ पे चीजें बिक रही होती हैं, चलने की जगह नहीं होती वहां भी। नगमा जी, अगर आप देखेंगे तो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, दिल्ली में ऑलमोस्ट 95% क्रॉसिंग्स, 95%, आई मीन इट, जी, फॉल्टी डिजाइंड है। ऑलमोस्ट 98% इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी क्रॉसिंग पर आप देखेंगे तो पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली नहीं है। तो ये जो नंबर सड़कें 3 बन रही हैं सब, वो कौन डिजाइन कर रहा है? फिर ये मैडम- क्या कोई पास नहीं होती कहीं से कि सड़कें का ये डिजाइन जो है? नगमा जी, यहाँ पर हमें दो चीज़ों को ना सेपरेट करना पड़ेगा। एक, जो दिल्ली में ऑलरेडी रोड बन चुकी हैं उनको कुछ नहीं कर सकते ये लोग। एक जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आप वहाँ पर फोकस कर रहे हैं 100%, बट जो आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैं बड़े दुख के साथ बोलूँगा कि हमारा जो इंजीनियरिंग सेक्टर है, बेसिकली जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं, दे आर जस्ट वर्किंग लाइक ए क्लर्क्स। सुरेश जी, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? सुरेश जी, मैम, ये मैं बोलना चाह रहा था, नियम है, कानून है, रोड की डिजाइन है, सब कुछ है, ये तो सब बाद की बात है ना। अभी जो मुद्दा, आज का जो मुद्दा मेरे लिए, जो मेरे को बुलाया गया है, मुद्दा ये है कि कानून आपको मिलेगा या नहीं। सही बात है, मतलब हाँ। न्याय आपको मिलेगा या नहीं। तो न्याय मिल कहाँ रहा है? मैं ये बोल रहा था, शुरू में ही मैंने बोला है कि उसको, अपराधी को जमानत देने के लिए तो न्यायालय तुरंत संडे के दिन खुल जाता है, और हमको न्याय देने के लिए मैंने सबसे, सुप्रीम कोर्ट से, यहाँ के मुख्यमंत्री से,
वहाँ की कमिश्नर साहब से, सबसे मैंने बोला है कि जब तक आप इस केस को फास्ट ट्रैक पर नहीं चलाएंगे, अपराधी को कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी, लोगों में अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, एक्सीडेंट होते रहेंगे। मेरी बात नहीं मानी गई और नतीजा ये हुआ कि बॉम्बे का ये हादसा हो गया। लाइट में आया, ऐसे तो बहुत सारे हुए हैं, नागपुर में हुआ, अमरावती में हुआ, बहुत जगह हुए हैं, मगर लाइट में तो ये आ गया। यदि इस मेरे केस में यदि जल्दी फैसला होता या कुछ ऐसी कुछ सज़ा का प्रावधान होता, निबंध के अलावा ऐसा कुछ प्रावधान किया गया होता, तो हो सकता है ये हादसा नहीं होता। मैं बोल सकता हूँ हो सकता है ये हादसा नहीं होता, और जो थोड़े बहुत जो हादसे हुए हैं वो शायद रुक सकते, क्योंकि आप लोग इस तरीके से उसको मतलब अवेयरनेस को फैलाते हैं कि लोगों में मैसेज जाता कि शराब पीकर तेज रफ्तार पे गाड़ी चला के एक्सीडेंट करना बहुत ही बड़ा जुर्म करने में है और सजा इसकी जो है सजा ना होगी। तुरंत मिलने वाली है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो मामला है, अगर इसमें सजा हो गई होती, जल्दी इंसाफ होता, तो फिर दूसरे मामले नहीं होते। हो सकता है कि ये मुंबई में जो हादसा हुआ वो नहीं होता, क्योंकि लोगों में कम से कम एक डेटरेंस होता है, एक डर होता है कि ये जो मामला हुआ, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये सजा हमें मिलेगी, लेकिन वो हो नहीं रहा है। और इसलिए जयंत जी, आप मानते हैं कि जल्दी फैसला होता और इंसाफ मिलता? मैम, मुझे लगता है कि ये जो घमंड है ना, सत्ता का घमंड है, पैसों का घमंड है, लोग ये नहीं, मानसिकता चेंज होनी चाहिए। मैडम भी कह रही है ये रूल है, वो रूल है, ये परसेंटेज है, वो परसेंट, कनाडा में ये हुआ, ये हुआ। हमारे यहाँ नहीं चलेगा ये सब कुछ जब तक हमारी मानसिकता नहीं चेंज होती है, तो जब आप तक क्या हमारा सुझाव देंगे? क्या मानसिकता बदलाव, क्या बात करें? कानून मानते नहीं हैं जो खास करके पैसे वाले लोग हैं। मैम, हमारे मामले में उसके डैडी को इमीडिएटली जमानत मिली 15,000 रुपए की, जो उनको अरेस्ट ही नहीं किया गया। ये तो बहुत ही गलत है ना। बाकी बाकी तो पुणे के इसमें जो भी सपोर्टेड थे उनको अरेस्ट हुई, उनको कस्टडी हुई, सब कुछ हुआ। हमारे मामले में नहीं हुआ। सत्ता के लोग इंटरफेयर करते रहेंगे तो ये ऐसे ही होते रहेगा। कितने भी आप सुझाव लाओ, कितने भी कुछ करो, कुछ नहीं होगा। कानून हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन क्यों नहीं ये ठीक से लागू हो पा रहे, और क्यों नहीं इन कानूनों का कोई डर है? देखिए हमारे साथ हम लोग। जितने भी कानून हो, वहां पर जो कानून बनाने वाले हैं, अगर वही आके कानून को तोड़ेंगे तो फिर इंसाफ की उम्मीद कम हो जाती है। वक्त हमारे पास इतना ही। आखिरी कमेंट आप बताएं। अभी जो इन्होंने सबसे बड़ी बात बोली, जनरली विक्टिम्स के पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो उनके एड्रेस करने होते हैं कि विक्टिम को जो है न्याय मिलना चाहिए। न्याय किस लेवल का? एक तो क्रिमिनल केस हो गया कि नहीं, उसको फांसी तक पहुंचा दो उसको, जो भी मेरे साथ हुआ। दूसरा होता है कि डोरेक जैसी जो कि वो सड़क पर आकर उसको एड्रेस करना स्टार्ट कर देता है। तीसरा होता है ये मनोज जी जैसे कि ये लोग एक्चुअल प्रॉब्लम निकाल के पॉट होल्स के वजह से हुआ, फिर उसको अकाउंटेबिलिटी के ऊपर ले जाते हैं। जो यहाँ पर वीआईपी कल्चर की जो उन्होंने बात की है कि जब तक मानसिकता नहीं बदलेंगे, मैं अभी डेवलप्ड कंट्रीज का काफ़ी सारा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया मैडम ने, उसमें एक एग्जाम्पल छूटता है जो हमारे देश में नहीं है, कि वहाँ पर जो एक लॉ INB की तरफ से होता है, मिनिस्ट्री ऑफ INB की तरफ से, कि प्रोवोकेशनल पार्ट जो है जब तक आप उसको नहीं रोकेंगे तब तक वो जो है ना इस प्रॉब्लम को, प्रोवोकेशनल लाइक सीरियल्स में मर्डर केस बड़ा इजी आम हो गया हर सीरियल में, हर मूवीज में आप जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा चोट जो लगती है वो रोड सेफ्टी लॉज के ऊपर लगती है, कि सबसे ज़्यादा मजाक वही उड़ाते हैं। जो फिल्में हैं, सीरियल्स हैं, उसमें रोड सेफ्टी लॉज की अगर आप धज्जियां उड़ा रहे हैं तो वो एक तरह से लोग आइडलाइज करते हैं कि चलो हम ये भी कर सकते हैं। दूसरा, उसके पास हमारा मिनिस्ट्री एंड IB का सिर्फ एक नोटिफिकेशन है कि जब तक फिल्म की कोई स्टोरी ना हो तब तक आप वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स नहीं दिखा सकते। आप इस मुद्दे पे ला रहे हैं कि जो मास मीडिया के जरिए हम जो दिखाते हैं उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है, ताकि लोग। इट इज इन यूरोपियन कंट्रीज, अगर आपने वहां पर एक कार का अगर एडवर्टीजमेंट दिखाया है और सिर्फ टायर के इंप्रेशन इस तरह से दिखाए हैं जी, वो भी वहां पर एड बैन हो जाता है, क्योंकि ये रैश ड्राइविंग का सिनेरियो होता है। तो जब हम प्रोवोकेशन, अपने हजारों लोग हमारे सामने उसी सेम मेंटलिटी के साथ जब वहां पर ड्राइव कर रहे हैं हमारी सड़कों पर, मैं तो कहता हूं कि वी आर द पार्ट ऑफ द इनडिसिप्लिन सोसाइटी एंड वी ऑल
नहीं, we are also part of the indisciplined society also because of the VIP culture, क्योंकि तमाम लोगों को ये Exactly. लगता है कि अगर आप ये करेंगे तो आप बच सकते हैं, दूसरे को कुछ भी हो, लेकिन हमें इम्यूनिटी है क्योंकि हमारे पास पैसे हैं और हम बच जाएंगे, और कोई नेता या कोई MLA हमारे लिए 3 बजे रात में आके फ़ोन कर देंगे या उठ के आ जाएंगे और कोर्ट खुल जाएगा और हमें न्याय मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मनोज जी से एक सेकंड, आपको जोड़ना चाह रहे थे, इसमें बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हम लॉ की बात कर रहे हैं, आम आदमियों के लिए सारे नियम हैं, सारे कानून हैं, लेकिन जो रोड डिज़ाइन करते हैं, जो रोड बनाते हैं और जो रोड को मॉनिटर करने के लिए एजेंसीज हैं, उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई। कोई लॉ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें घटना के होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें घटना को रोकने का इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि अगर रोड पे गड्ढा होगा तो वो जान लेगा या ले सकता है। अगर पहले से ही हमने उसको कंप्लेन करने का और उस पर सजा का प्रावधान बना दिया, अगर उनके मन में एक डर होगा, जैसे मेरे मन में डर है कि मुझे हेलमेट लगाना है वरना मेरे अगले चौराहे पे चालान हो जाएगा, अगर ये डर कॉन्ट्रैक्टर के मन में होगा मुझे 1 लाख का चालान लगेगा, तो वो शायद रोड सही बनाएगा। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे आपने बोला कि जो रोड बना रहे हैं, अगर उन्हें भी ये डर हो कि अगर हम इस तरह के गड्ढे रोड में होंगे, एक छोटे समय में रोड बने और वहाँ गड्ढे हो गए तो मेरे ऊपर भी हम सज़ा हो सकती है, या जो अल्कोहल सर्व करेगा उसके ऊपर भी सज़ा हो सकती है, जैसा प्रोफेसर बता रही थी अभी। ये बहुत बड़ा डेटरेंट हो सकता है। देखिए, कानून से हम काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। कानून डेटरेंट भी करता है और सोसाइटी को रेगुलेट भी करता है सज़ा दे के। इस पूरे इशू के अंदर सबसे ज़रूरी जो है, हमारे अंदर जो अवेयरनेस आनी है, जो गाड़ी चालक हैं, पेरेंट्स हैं, विस्की सर्व करने वाले हैं, शराब सर्व करने वाले हैं, उन सब में अवेयरनेस बढ़नी बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट। एक गाड़ी जो है दैट कैन बी अ मिसाइल। ये अवेयरनेस लोगों में आए, लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये एक VIP कल्चर सिंड्रोम भी बहुत ज़्यादा है कि अवेयरनेस हो, कानून है, लेकिन हमें उस कानून से क्या करना? ये देखिए, VIP कल्चर हर जगह है। VIP कल्चर ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि वो इंटाइटल्ड हैं, पर उसके लिए इन भी दोनों केसेस में वही हुआ है, चाहे पुणे का मामला हो या मुंबई का मामला हो। उस पर भी कई तरह पे कानून ने अपने आप को बहुत स्ट्रेंथन किया है। जैसे पहले चालान वगैरह थे, डेटरेंट जो थे, पहले लोग चालान दे, किसी का फ़ोन दिया, रेफरेंस दिया, बच जाते थे। अब चालान करते टाइम भी रिकॉर्डिंग हो रही होती है ट्रैफिक पुलिस में दिल्ली में। उस तरह से चालान जो होना है वो होगा। CCTV लगे हुए हर जगह, चालान ऑटोमेटेड हैं। सो ऑल दैट हैज चेंज्ड। पर प्रोफेसर तिवारी ने जैसा कहा ना कि हिट एंड रन में तो रन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कैमरा हो और दिख रहा है कि हिट हुआ तो कैसे वो लोग वहां से भाग जाते हैं और उसके बाद महीनों, हफ्तों, कई दिन तक गायब रहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो नया कानून है, आपसे आखिरी बात मैं पूछ रही हूँ क्योंकि अब वक्त नहीं है, जो नया कानून है उसमें ये सब लूप होल्स एड्रेस किए गए हैं? नहीं, काफ़ी हद तक किए गए हैं, पर हम कहें कि पकड़ा जाएगा पहले ही नहीं, पर जब क्राइम सीन है उस पर फोरेंसिक होना ज़रूरी है, वीडियोग्राफी होना है। जो मुद्दा रेज किया गया कि ट्रायल में बहुत देर लगती है, अब जो क्राइम सीन है उससे एविडेंस ही गायब हो जाती थी, अब जो एविडेंस उसको फोरेंसिक किया जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो जो सजा का मुद्दा था, समय सीमा कितने समय सीमा है, जैसे अब फर्स्ट अपीयरेंस के बाद 60 दिन में चार्जेस फ्रेम होने हैं, तो जो चार्जेस फ्रेम 3-3, 10-10 साल चार्जेस फ्रेम नहीं होते थे, वो 60 दिन के अंदर चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे। तो एटलीस्ट कानून की प्रक्रिया तेज चलेगी। तो जो मेन मुद्दा है कि कानून तो है पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती, वो काफ़ी हद तक की जाएगी। और कानून भी सिर्फ हिट एंड रन, इसमें कई पहलू हैं। जैसा आपने कहा कि जो डिज़ाइन हो रही है सड़कों, वो देखना ज़रूरी है। जहाँ पे आप गड्ढे बना रहे हैं, जो गड्ढे बन जाते हैं, सड़कें टूटती हैं, उनके ऊपर कार्रवाई ज़रूरी है। अगर शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं तो जो अंडर एज लोगों को शराब सर्व करते हैं उनके ऊपर अगर कार्रवाई होगी तो फिर वो सर्व करना बंद करेंगे। तो इसके कई पहलू हैं। आप कुछ एट लास्ट जी, अभी जो लॉज की बात हो रही है, हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक लॉ, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट लॉ जो आया था, उसमें एक प्रावधान है कि अगर आप 10,000 करोड़ की एक सड़क बना रहे हैं तो अगर वहां पर इस तरह का गड्ढा या कुछ हुआ तो आपको 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। शायद ये मजाक उसमें एड ऑन किया गया है कि आप इतने सारे एक्सप्रेसवे और वो बना रहे हैं, अगर वहां पर गड्ढा हो गया, उसकी वजह से कुछ हो गया तो 1 लाख रुपए का प्रावधान उसमें किया गया है। जो शायद उन इतने लोगों बड़े पे जिन्होंने ये सड़क बनाई है, जिन्होंने ये सड़क बनाई, कॉन्ट्रैक्टर होंगे, उसको रिलेट करना चाहिए, उसको रिलेट करना चाहिए अदर प्रॉब्लम्स के साथ में कि गड्ढा हुआ ही क्यों। और दूसरा जो आप एक कैमरा इन्फोर्समेंट की बात करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मजाक है इस देश में कि हम लोगों ने 4 जगह कैमरा लगा दिया और हम जो है 40,000 किलोमीटर की बात करते हैं कि वहां पर हमारा निगरानी रहेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि कैमरा, ये अभी जितना भी हमारे यहाँ चल रहा है कैमरा इन्फोर्समेंट, 75% चलान्स थ्रू कैमरा इन्फोर्समेंट आर अनपेड टिल नाउ, एंड यूपी गवर्नमेंट
हैज गिवन द रिबेट फॉर लास्ट 5 years। कि ठीक है, जो आप हुआ है वो पहले आप छुट्टी। कानून का उल्लंघन करें, चलान हो, लेकिन फिर चलान माफ हो जाता है, तो वो भी डर नहीं है ये कि क्या होगा। पॉलिटिकल लेवल तक जो एक गेम चल रहा है, पॉलिटिकल विल जो जैसा बिल्कुल उन्होंने नहीं है। कहा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जब तक इसमें बंद नहीं होगी तब तक एक तो कानून का डर नहीं रहता है, वो जो कानून है वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातों को बताने के लिए। ये जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और एक बहस में और एक चर्चा में ये पूरी बात नहीं समेटी जा सकती, लेकिन आज के लिए इतना ही वक्त है हमारे पास। भारत में सड़क सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सड़कों पर हर दिन औसतन 461 लोगों की मौत होती है। कार दुर्घटनाओं के कारण हर घंटे औसतन 19 मौतें हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो हमारे सामने हैं और बहुत खतरनाक है ये मामला। तो हम सबको इसमें शामिल होकर अपनी सड़कों को और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयास करना है, यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।